आज बात करूंगा ज्योतिष में धन का विज्ञान। ज्योतिष में धन को किस रूप में और कैसे देखा जाता है और कौन मनुष्य कितना इसको प्राप्त करता है अथवा इसको कितना बढ़ा सकता है अथवा घटा सकता है। क्योंकि ये जो प्रश्न है ज्योतिष में धन का विज्ञान, समस्त प्राचीन किताबों में, वर्तमान आधुनिक किताबों में भी केवल इतना दिया गया है ज्योतिष में धन योग, लेकिन ये कहीं नहीं दिया ज्योतिष में धन का विज्ञान। आज मैं उस विज्ञान के बारे में बात करूंगा। जब आप ज्योतिष का अध्ययन करते हैं, कुंडली का अध्ययन करते हैं, हालांकि आपको ज्योतिष के अध्ययन से पहले या कुंडली का अध्ययन से पहले मनुष्य का जीवन का अध्ययन आपके मन मस्तिष्क में होना चाहिए। ज्योतिष में सबसे पहला घर जो है लगन, जिसको कहते हैं, लगन के अंदर भी एक लगन होता है। एक लगन उसको भी कहते हैं जो पूरा एक टेबा है जिसमें 12 घर हैं। तो लगन में भी जो पहला घर है उसको लगन कहते हैं। उसका दूसरा नाम है तनु, शरीर, बुद्धि, मन, बहुत कुछ, सब कुछ वही है। इसलिए एक सिद्धांत है ज्योतिष का, लगन बली सो सब बली, अर्थात देश का राजा मजबूत है तो उसकी सुरक्षाएं भी सुनिश्चित होंगी, उसकी सेनापति, उसकी समस्त व्यवस्था सुदृढ़ होगी। इसलिए पहले घर को बड़ा महत्व दिया गया। पहले घर से आदमी का शरीर देखा जाता है। शरीर मजबूत होगा, बलवान होगा, बुद्धि अच्छी होगी तो धन कमा ही लेगा, कहीं ना कहीं से धन का अर्जन कर ही लेगा। अनपढ़ भी है तो भी मजदूरी भी कर लेगा, फावड़े भी चला लेगा। दूसरा घर है धन का। पूरी जन्मपत्री में, पूरे कुंडली में 12 घरों में से केवल पहले और दूसरे घर को विशेष महत्व दिया गया है। वो इसलिए शरीर और धन जीवन की 2 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। शरीर नहीं है, धन बहुत है तो जीवन में कोई आनंद नहीं, कोई सुख नहीं, सब सुख व्यर्थ हैं। और धन ही धन है, शरीर नहीं है, कोई सुख नहीं है, केवल शरीर बचता है, हाड़ मांस का पुतला, उसके पास धन नहीं है, तब भी कोई सुख नहीं है, क्योंकि उसका सारा मन व्याकुल रहेगा। और संस्कृत की एक पंक्ति है, भूखा क्या पाप नहीं करता। संस्कृत भाषा में से निकली है, क्योंकि जब केवल हाड़ मांस का पुतला शरीर बना रह जाएगा, मन दूसरों को देखेगा संसार में क्या क्या चमत्कारिक भोग विलास संसार में चल रहे हैं और उसको कुछ भी प्राप्त नहीं है, तो निश्चित रूप से ही वो किसी गलत आपराधिक काम की ओर अग्रसर होने की संभावना बनती है। तो तन और धन को बड़ा महत्व दिया गया है, पहला घर और दूसरा घर। लेकिन मैंने कहा धन का विज्ञान। धन का विज्ञान का मतलब है, विज्ञान का मतलब है जो कारण और परिणाम, जो कारण और परिणाम के मध्य संबंध स्थापित करता है। दूसरा घर है आपका उस धन का जो आपका बैंक बैलेंस बनता है। केवल धन के मामले में अब धन का विज्ञान शुरू हो जाता है। दूसरे घर से जो ससुराल से धन प्राप्त होता है उस धन को देखा जाता है, तथा उस धन को देखा जाता है दूसरे घर से जो आप जमा पूंजी इकट्ठी करते हैं, जिसको आप बोलते हैं फंड बनाना, कैपिटल खड़ी करना। आपने कुछ भी कमाया और उसमें से जो कुछ बचाते हो, और बचत संचय कोष, वो दूसरे घर से आती है।
तीसरे घर में आपका वो धन आता है जो आपको भाई बहनों से मिलता है, जो मित्रों से मिल जाता है। उस धन की गणना तीसरे घर से होती है। हालांकि यहां से उस धन की गणना भी होती है जो आपको अपने बाहुबल से, भुजबल से, जो कंधों के बल से, चाहे अपने कंधों पे बोझ ढोया हो, चाहे अपने हाथों से, कंधों के माध्यम से, हाथों से कोई पुस्तक लिखी हो अथवा कोई गणना की हो, उन समस्त कार्यों के माध्यम से आपको शिल्प कलाओं के माध्यम से भी धन की प्राप्ति का यहां बताता है। चौथा घर वो है, उस धन से संबंध रखता है जहां आपको माता की तरफ से धन की प्राप्ति होती है। बहुत लोग अपनी माता के लाडले होते हैं, यह माता का खानदान मजबूत होता है, वहां से धन की प्राप्ति बनती है। पांचवा घर आपके भविष्य जन्म का है, अगला जन्म कहां होगा उस जन्म की कथा कहता है। लेकिन यहां से नौकरी देखी जाती है, सैलरी, आपको जो सैलरी मिलती है उस धन को आपको यहां से देखना पड़ता है। छठा घर है झगड़े, झंझट, रोग, मुकदमे, परेशानी। उन परेशानियों के माध्यम से, उन परेशानियों के मध्य से जो धन निकल करके आता है, उससे जो अर्जन होता है, उस धन को छठे घर से देखा जाता है। इसमें वकील लोग भी आ जाते हैं, वो लोग भी आ जाते हैं जो दो व्यक्तियों का झगड़ा हो रहा है और उनके मध्य पैसा लेकर के समझौता करा देते हैं। इसमें आप पुलिस, थाना, कोर्ट कचहरी, आर्मी और भी बहुत जगह जिनको मैं नहीं जानता, उन सब को आप रख सकते हैं। इसके अलावा सप्तम घर, सप्तम घर से जो धन आता है पत्नी के माध्यम से आता है। सप्तम घर पत्नी का होता है या पति का होता है। ज्यादातर भारत में पुरुष कमाते हैं, पत्नियां घर पर रहती हैं, मेजोरिटी ये है। लेकिन फिर भी पत्नियों के माध्यम से जो धन प्राप्त होता है, बहुत जगहों पर पत्नियां और पति दोनों काम करते हैं, लेकिन पत्नियों के माध्यम से भी जो धन प्राप्त होता है, बहुत लोगों को निठल्ले देखा जाता है। वो लोग अपनी पत्नियों के माध्यम से जो धन प्राप्त कर लेते हैं, उनकी सैलरी हड़प लेते हैं, छीन लेते हैं। कई बार पति लोग घर पर रहते हैं, पत्नियां जॉब पर जाती हैं। बहुत आयत मिलेगी देखने को, ऐसा भी बहुत है, लेकिन ये मेजोरिटी में केवल 10 या 20% है। तो उनका धन की पत्नी कमा करके ला रही है, वो धन सप्तम भाव से, अष्टम भाव से वो धन देखते हैं जब कोई मर गया हो तो उसका बीमा कितना था, क्या वो वसीयत करके गया, किसको कितना कितना धन बांट करके गया, यहां से वो धन देखा जाता है। सप्तम, अष्टम और अब आया नवम आपका घर। नवम घर से आपका वो धन देखते हैं जो आप रेगुलर रूटीन में कमाते खाते हैं, लेकिन उससे अलग हट करके आपको कुछ मिल जाए, वो किसी भी माध्यम से और कैसे भी, कभी भी और अचानक भी, वो आपका नवम घर से धन है। इसको अदृश्य रूप से जो बोनस प्राप्त हो गया, जो इंक्रीमेंट आपको अचानक से मिल गया, कोई आपको मिल गया और आपको धन दे गया, वो नवम घर है। दसम घर से वो धन आता है जहां राजसत्ता, राज्य से धन की प्राप्ति होती है। यहां से गवर्नमेंट जॉब देखी जाती है। हालांकि गवर्नमेंट जॉब कई जगहों से देखी जाती है क्योंकि वो एक राजयोग है, लेकिन राजा से धन की प्राप्ति, इसमें वो समस्त पेंशन्स, वो समस्त स्कीम्स जो गवर्नमेंट चलाती है, उनसे जो धन की प्राप्ति होती है, वो समस्त स्कीम, योजनाएं, पेंशन, लाभ
सरकार से जो धन लाभ प्राप्त होना है वो दसम घर से आम जनता को जो प्राप्त होता है। इसके अलावा जो ठेकेदार ठेका लेते हैं, गवर्नमेंट टेंडर्स लेते हैं, उनकी इनकम भी दसम घर से देखी जाती है। 11वें घर से वो धन देखा जाता है जो भी कुछ आप कमाते हैं उसका लाभ। धन तो आ रहा है लेकिन लाभ, एक आदमी 10,000 रुपये कमाता है 10-12 घंटे की जॉब करके, मुश्किल से ही पेट भर पाता है, और एक आदमी 1 लाख कमाता है 50,000 खर्च करता है, लेकिन जो एक्सेस इनकम बची हुई है और हर महीने आ रही है, वो जो लाभ है, लाभ की मात्रा, लाभ 11वें घर से देखा जाता है। इसके बाद आता है 12वां घर। वहां से मनुष्य के खर्चे देखे जाते हैं और ज्यादातर लोगों के साथ यही रहता है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है और जीवन के लोगों की घर घर की कहानी है। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया बड़ी पॉपुलर थी पहले कभी, और दिल्ली एनसीआर के इलाके को छोड़ दें या कुछ समृद्ध इलाकों को छोड़ दें भारत के, लेकिन कहानी आज भी वही दिखाई देती है। लोअर लेवल पर जो लोग हैं वो अभी भी इसी कहावत में जीते हैं, और लेकिन उनमें से बहुत से लोग राज्य सत्ता से धन लाभ, अब तो गवर्नमेंट ने डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसे भेजने की व्यवस्था कर रखी है, वो दसम घर से देखा जाएगा, जिसको शायद डीबीटी भी बोलते हैं या कुछ और कहते हैं। और 12वें घर से मनुष्य के समस्त खर्चे, यहाँ से वो नुकसान भी देखा जाता है। हानि, दान, कोई दान करता है तो दंड, व्यसन, व्यसन माने कोई भी वो बुराई जिसमें पीता खाता है, ये अय्याशी भी हो सकती है क्योंकि व्यसन है, लत लग गई औरत की, कोठे पर जाने लगा। तो हानि, दान, व्यय, व्यय माने खर्चा, दंड, दंड माने कोई पुलिस केस, कोई कोर्ट कचहरी, कहीं कुछ झंझट जिसमें पैसा खर्च होता है। हानि, दान, व्यय, दंड, व्यसन। और जो आपके ऊपर कभी कभी पेनल्टी लग जाती है सरकार की तरफ से अथवा कहीं भी किसी रूप में, कैसी भी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या कहीं पर भी, पेनल्टी हो गई, जुर्माना हो गया, फाइन हो गया या कुछ और हो गया, ए टू जेड कुछ भी, जो एक हर्जाने के रूप में आता है सामने कि अरे एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, कोई अपराध नहीं, कोई क्राइम नहीं, लेकिन फिर भी हमें अर्थदंड भुगतना पड़ रहा है। वो अर्थदंड आपको, अर्थदंड मतलब इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को फेस करना, और वो पैसा कहीं और आपके पास से चला जाए, तो वो 12वें घर से देखा जाता है। ये कुंडली में 12 घर हैं जो आपको 12 प्रकार से, 12 प्रकार तो कहना ही इसलिए पड़ रहा है क्योंकि 12 घर हैं, अन्यथा अगर देखा जाए एक एक घर ही बहुत बहुत सारे लोगों से कनेक्ट रखता है। तो ईश्वर ने आपको कितना कुछ और कितना मैक्सिमम धन आपको दे करके भेजा है, और ये कुंडली बतलाती है कि आप कहां कहां से कैसे कैसे और किस प्रकार से धनी हैं। ये धन का विज्ञान है, लेकिन इस धन के विज्ञान में वहां समस्त दशाएं गड़बड़ हो जाती हैं। जब सामने वाला आदमी बैठा हुआ दिखाई देता कि वो गरीब है, तो ये धन का विज्ञान कहां हुआ? ये तो कोई कारण और परिणाम नहीं दिखलाई देता। लेकिन इस धन के विज्ञान में आपको ये भी समझना पड़ेगा, जो लग्नेश है उसकी अपनी चारित्रिक विशेषताएं क्या हैं, चारित्रिक व्यवस्थाएं क्या हैं, क्या वो धन अर्जन कर सकता है, करता है या नहीं करना चाहता,
कई बार लोग पढ़े लिखे भी होते, कामयाब भी होते हैं, लेकिन उनके अंदर वो गुण उत्पन्न नहीं हो पाते। और कई बार बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल अपने बल, बुद्धि और विद्या के आधार पर क्लासिफाई किए जाते हैं। इसके अलावा केंद्र और त्रिकोण के स्वामी धन प्रदान करते हैं, अपनी अपनी दशाओं में धन प्रदान करते हैं, लेकिन क्या जिनकी केंद्र और त्रिकोण की दशाएं नहीं हैं, क्या उनको धन मिलता ही नहीं? मैंने तो केंद्र और त्रिकोण की दशाओं में भी लोगों को गरीब देखा है। वहां उनके कर्म और परिणाम, दशा और दिशा, इन पर अध्ययन और इन पर परिश्रम करने की और इनके लिए गाइडलाइंस देने की जरूरत लगती है। लेकिन धन का विज्ञान वहां बिगड़ जाता है पूरी तरह से जहां एक इकोनॉमिकल क्रिमिनल पैदा हो जाता है, जो धन को कैसे और किस रूप में मरोड़ करके समाज से अपने पास इकट्ठा करता है और धनी बनता है। कुंडली हालांकि उसको भी बतलाती है, लेकिन एक आम आदमी के लिए ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। हर कोई इतना मतिवान, इतना बुद्धिमान नहीं हो पाता। आप कुंडली में उस इकोनॉमिकल क्रिमिनल को कैसे पकड़ेंगे? एक रहस्य है, इसके बारे में किसी और समय पर बात करूंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।